हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं श्री कृष्णा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आपकी बोर्ड की क्लासेस बहुत कम दिन बचे हुए हैं। अगस्त आ चुका है और आज हम अगस्त में आपकी कक्षा 10वीं के पहले चैप्टर को केमिस्ट्री का लेकर आ रहे हैं। आप लोग को बेहतरीन क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का श्री कृष्णा एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋषभ यादव सर आपको आज केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। और जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं अपने हैंड राइटिंग नोट से, वो क्या करेंगे, वो अभी तैयार हो जाएं, अपने कॉपी पेन उठा लें। क्योंकि जो नोट्स आप बनाओगे अपने हाथ से, उसमें बात ही कुछ और रहेगी। और वीडियो को जहाँ भी देखना नोट्स बनाते समय, तो वहाँ पे बीच में वीडियो को रोक करके आप वहाँ पे नोट्स को बढ़िया से उतार लीजिएगा और एक अच्छा खासा सेल्फ नोट्स बनाइए। क्योंकि अपने से बनाए गए नोट्स से बेहतर दुनिया की कोई नोट्स नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपका पहला पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा कि आप लोग हमारे स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। रासायनिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अध्याय का नाम क्या है हमारे बेटा? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है। इस चैप्टर में हम आप लोगों को क्या क्या देने वाले हैं? पूरे एनसीईआरटी आधारित ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो हमारी क्लास है, वो पूरी तरह एनसीईआरटी बेस पे है। सरल भाषा में संपूर्ण व्याख्या, हर एक टॉपिक का महत्वपूर्ण तरीके से, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको सरल भाषाओं में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब इसमें शामिल है। और बेस्ट एक्सप्लानेशन, बोर्ड एग्जाम स्पेशल, आपके कक्षा 10वीं के हाई स्कूल बोर्ड के लिए वेरी स्पेशल क्लासेस, कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों एक साथ में करेंगे हम सभी लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। हमें उम्मीद है आप सभी को हम लोग अच्छे से दिख रहे होंगे, आपको आवाज़ें क्लियर हो रही हैं बच्चे? हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी क्लासेज आज से स्टार्ट हो रही हैं। पहला टॉपिक, पहले हम इसमें देखेंगे कि हम इस क्लासेस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हमको क्या देखना है कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, कि पहले टॉपिक में, पहले चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हमको शामिल है। पहला तो हम पढ़ेंगे परिवर्तन के बारे में। ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा क्या होगा? परिवर्तन दो टाइप के होते हैं, तो पहला हमको पढ़ना है भौतिक परिवर्तन और दूसरा पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जो कि चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के संकेत क्या हैं, क्या क्या लक्षण हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, इसके क्या संकेत है, क्या लक्षण है। और उसके बाद हम पढ़ने जाएंगे रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद शब्द समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रासायनिक समीकरणों को किस तरह से संतुलित करेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पढ़ेंगे, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से ही हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। बहुत सारे प्रकार हैं, सभी प्रकार को इसमें शामिल किया गया। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय अभिक्रिया, वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। वियोजन के तीन सब टाइप हैं, ये भी इसमें शामिल किया गया है बच्चों। विस्थापन, द्विविस्थापन, उसके बाद हम इसमें शामिल किए हैं और भी टॉपिक्स। और भी टॉपिक्स इसमें शामिल है। क्या क्या शामिल है बच्चों? इसमें शामिल है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, उष्माक्षेपी क्या होती है, उष्मा शोषी क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन, रेडॉक्स, संक्षारण, संक्षारण से किस तरह बचाव करेंगे, विकृत गंधिता क्या चीज होती है, विकृत गंधिता से हम बचाव कैसे करेंगे। और उसके बाद लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग इसमें शामिल करने वाले हैं महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरणों को। ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर में रासायनिक समीकरण होंगे उसको एक जगह पे हम आपको देने वाले हैं। उसके बाद अध्याय का त्वरित पुनरावलोकन, पूरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा टॉपिक बाय टॉपिक, वो सभी को एक जगह पे हम क्या करेंगे, उसको फिर से हम उसका रिवीजन करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है, जितना हम अध्ययन करेंगे उसको जितना अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, उतना ही अच्छा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तैयार हैं सभी लोग? चलिए, पहला टॉपिक हमारा है परिवर्तन। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? परिवर्तन से।
आप सभी को पता है परिवर्तन क्या होता है? बदलाव। परिवर्तन क्या है? एक तरह का बदलाव। अगर किसी पदार्थ के आकार में, कोई भी पदार्थ हो सकता है, किसी पदार्थ के आकार में, उसकी आकृति में, या उसकी अवस्था में, जैसे कोई ठोस है, द्रव है, गैस है, उसकी अवस्था में, या रंग में, या उसके तापमान में, या उसके रासायनिक संगठन में, किन कणों से मिलकर बना है, किस तरह से बना है, उसके रासायनिक संगठन में जो बदलाव आ रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? परिवर्तन बोलेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किसी पदार्थ के आकार में, आकृति में, अवस्था में, रंग में, तापमान में या रासायनिक संगठन में होने वाले बदलाव को ही हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। नोट्स करते जाइएगा बच्चों, ठीक है। परिवर्तन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। आइए देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन, ध्यान से समझिए बच्चों, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का रासायनिक संगठन नहीं बदलता। बदलाव तो हो रहा है परिवर्तन में, लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या होगा? जिसमें रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता और हमें कोई नया पदार्थ नहीं बन के प्राप्त होता। ठीक है, क्या सुनाई दिया आपको? हाँ, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में थोड़ा सा डिफरेंस है। भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा और रासायनिक संगठन में, किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, देख पा रहे हो जिस परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संगठन, सॉरी, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता और सामान्यतः कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ध्यान देना है, दो चीज यहाँ पे क्लियर करनी है। पहला क्या है? रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता और दूसरा आपको याद रखना है, नया पदार्थ नहीं बनता। जिसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा तो समझ जाना है कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास बर्फ का पिघलना। कोई बर्फ है, आप सभी को पता है बर्फ का रासायनिक संगठन भी होता है H2O। ये पिघल गया, बर्फ के रूप में था, ये पिघल गया, तो पिघल के क्या बनेगा बेटा? पिघल के बनेगा जल। तो जल का भी क्या होता है? H2O। तो बर्फ के रूप में रासायनिक संगठन H2O, जल बना फिर भी रासायनिक संगठन क्या होगा? H2O। ठीक है, तो यहाँ पे और नया पदार्थ कुछ भी नहीं बना, पहले भी H2O था, अब भी क्या है? H2O है। तो यहाँ पे कौन सा परिवर्तन हो रहा है बेटा? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, आगे देखें पानी का जमना। अब यहाँ पे जल है H2O के रूप में, इसको आप ठंडा करके जमा देंगे, बर्फ बन जाएगा, फिर भी उसका रासायनिक संगठन क्या होगा? H2O। पानी का वाष्पीकरण, कोई जल है, उसको क्या हो जाए, उसको हम तापमान बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। किस रूप में हो जाएगा बेटा? जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो जलवाष्प जो बना उसका भी रासायनिक संगठन क्या होगा बेटा? H2O। तो आप देख पा रहे हो, चाहे बर्फ हो, चाहे जल हो, चाहे जलवाष्प हो, सबका रासायनिक संगठन क्या है? H2O। और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना, H2O था, H2O है, H2O है। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं कागज को काटना। अगर किसी कागज को हम काट देंगे फिर भी वो कागज ही कहलाएगा, वहां पे कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, उसका संगठन नहीं बदलेगा। कांच का टूटना, मान लो हमारे पास कोई गिलास है, हमने उसको तोड़ दिया और गिलास को तोड़ने के बाद फिर भी हम उसको क्या बोलेंगे? टूटा हुआ कांच का गिलास। पहले क्या बोल रहे थे? कांच का गिलास, अब क्या? टूटा हुआ कांच का गिलास। यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बना, फिर भी वो कांच का था, अभी भी कांच का है। अब क्या हुआ? मोम का पिघलना। कोई मोम है, आप लोग मोमबत्ती में देखे होंगे मोम आता है, तो मोम क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पिघल जाएगा, जमे हुए अवस्था में रहेगा वो क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में थोड़ा सा मेल्टी हो जाएगा। तो वहाँ भी कौन सा परिवर्तन होगा बेटा? याद रखना है, ये सब एग्जाम्पल पूछे जाएंगे बोर्ड के एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अभी भौतिक पढ़ चुके हैं, इसके पहले हम क्या बताए थे, इसमें क्या क्या पढ़ना है? परिवर्तन में दो चीजें, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। ठीक है, उसके पहले, रासायनिक परिवर्तन से पहले हम भौतिक परिवर्तन की कुछ मुख्य विशेषताएं पढ़ने वाले। किसका विशेषता पढ़ने हैं बेटा? भौतिक भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं। भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या विशेषताएं होती है? आपको पहले भी याद हो चुका है। क्या विशेषता होती है?
इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और क्या याद किए थे आप? रासायनिक संगठन समान रहता है, मतलब रासायनिक संगठन बदलता नहीं है। ठीक है। तो बदलता क्या है? बदलता है, अवस्था बदल सकती है पदार्थ की, आकार बदल सकता है, आकृति बदल सकता है, तापमान निकल सकता है। ठीक है। तापमान परिवर्तित हो सकता है, रंग बदल सकता है, लेकिन पदार्थ कोई नया नहीं बनेगा। और रासायनिक संगठन जो होगा वो भी क्या रहेगा? समान रहेगा, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। और क्या है? अधिकांश भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? ध्यान देना है, प्रतिवर्ती होते हैं। अभी प्रतिवर्ती चीज क्या हो गई? प्रतिवर्ती का मतलब होता है जिन पदार्थों से जिन पदार्थों से नया पदार्थ बना, मतलब परिवर्तन किया जिस पदार्थ में, जो हमारा मूल पदार्थ था उसमें हमने परिवर्तन किया, तो जो नया पदार्थ बना उससे क्या हम पुराने पदार्थ को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? जैसे हमारे पास है बर्फ। हमारे पास क्या है? बर्फ है। बर्फ को हमने क्या किया? मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। जल को हम और टेम्परेचर देंगे तो क्या बन जाएगा? जलवाष्प बन जाएगा, गैस अवस्था में बन जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या अब बर्फ से जल बना, तो क्या जल से फिर बर्फ बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। हम उसको जल को ठंडा करेंगे, फ्रीजर में रखेंगे, ठंडा करेंगे, तो यही जल क्या हो जाएगा? बर्फ के रूप में जम जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? प्रतिवर्ती क्रिया हो रही है। मतलब बर्फ से जल बना, जल से फिर क्या बन सकता है? बर्फ बन सकता है। तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। तो अधिकांश भौतिक परिवर्तन में कौन सा क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल में बर्फ बना पानी, पानी बना जलवाष्प, जलवाष्प को ठंडा करेंगे, संघनन क्रिया होगी, फिर पानी बन जाएगा, फिर पानी को हम ठंडा करेंगे, बर्फ बन जाएगा। यहाँ पे आपको एक स्लाइड भी दिखाई गई है कि सॉलिड स्टेट में कोई चीज़ है, हम उसको मेल्टिंग करेंगे, उसको गलाएंगे, मेल्टिंग करेंगे, तो क्या बन जाएगा? लिक्विड अवस्था में आ जाएगा। लिक्विड को हम और गर्म करेंगे, टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, तो इवेपोरेशन होगा, मतलब उसका क्या हो? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होगा तो वो गैस के रूप में चेंज हो जाएगा। फिर हम गैस को अगर ठंडा करेंगे, टेम्परेचर को डाउन करेंगे, तो कंडेंसेशन होगा, मतलब संघनन क्रिया होगी, और क्या बन जाएगा? लिक्विड द्रव अवस्था में आ जाएगा। और द्रव अवस्था को अगर हम चाहेंगे तो क्या होगा? इसको और ठंडा करेंगे तो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये जम जाएगा, जम करके ठोस अवस्था आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रतिवर्ती क्रिया हो रही है। सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। यहाँ पे लिक्विड से गैस बन रहा है, गैस से क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है। बात समझ में आई? तो यही सब क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन का सीधा उल्टा। क्या उल्टा है? अब देख रहे हैं, जिस परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संघटन बदल जाता है। हमने भौतिक में क्या पढ़ा था? कि रासायनिक संघटन नहीं बदलता है, जबकि यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? कि रासायनिक संघटन बदल जाता है। ठीक है। रासायनिक संगठन बदल जाता है और क्या हो जाता है? एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक में क्या पढ़ा गया था? कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और जो बनता भी है उससे हम पुराने पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब प्रतिवर्ती होता है। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो? एक या एक से अधिक प्रकार के नए पदार्थ बन सकते हैं, और ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना। अगर कोई लोहा का बना हुआ कोई पदार्थ है, कोई सामान है, आप देखोगे पाइप है मान लीजिए, या साइकिल आपकी होगी, पुरानी हो रही होगी, उसके रिम में क्या हो लग जाएगा? जंग लग जाएगा। जब नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो आपके साइकिल की जो रिंग होगी उसमें क्या लगेगा? जंग लग जाएगा। क्या जंग लगने से उस साइकिल के रिंग की क्षरण होगा या नहीं होगा? होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। कैसे लगता है जंग भाई? जब लोहा किसके संपर्क में आता है? ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है तो लग जाता है जंग। ठीक है। ये जंग युद्ध वाला, मैदान वाला जंग नहीं है बच्चों। ये जंग क्या है? मोर्चे को हम कह रहे हैं, आप लोग जनरली इसको समझ, मोर्चा लग गया। क्या लग गया बेटा? मोर्चा। मोर्चे को ही हम क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्या है रासायनिक परिवर्तन में? मैग्नीशियम का जलना। जहाँ पे देखो जलाया गया है, मान लो लकड़ी जलाई गई है, मैग्नीशियम भी जलेगा तो क्या निकलेगा? मैग्नीशियम को जब आप
ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम पहले ठोस अवस्था में था, ऑक्सीजन गैस अवस्था में थी, दोनों मिलके जल गए तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, नया पदार्थ बन गया, क्योंकि इसका संगठन क्या था, Mg था, और इसका संगठन MgO हो गया। ठीक है, परिवर्तन हुआ, नया पदार्थ बना। अगला क्या, लकड़ी का जलना। लकड़ी भी कब जलेगी भाई, जब ऑक्सीजन चाहिए। किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो लकड़ी को जब ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और क्या निकलेगा, जलवाष्प और ऊर्जा निकलेगी। ऊर्जा किस रूप में निकलती है भाई, प्रकाश को लकड़ी जलाओगे, यहाँ पे लकड़ी है, जलाओगे तो क्या निकलेगा, ऊर्जा निकलेगी। उससे क्या होगा, हमको आँच लगता है, उष्मा निकलती है, और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है, और धुएं के रूप में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, तो ये सब क्या परिवर्तन हो गए, रासायनिक परिवर्तन हो गए। चलिए, रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या हैं। रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं, पहला चीज नया पदार्थ बनता है। दूसरा क्या हो गया, रासायनिक संघटन बदल जाता है। तीसरा क्या है, रासायनिक गुण बदल जाते हैं। भाई जब रासायनिक संघटन बदलेगा तो रासायनिक गुण भी ऑटोमेटिक हो क्या होगा, बदल ही जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, अधिकांश रासायनिक परिवर्तन आसानी से प्रतिवर्ती नहीं होते हैं, ध्यान देना है। भौतिक में हमने कहा था कि प्रतिवर्ती होते हैं, आप बताओ रासायनिक में प्रतिवर्ती क्या होगा। कोई लकड़ी जल गई है, कोई लकड़ी जल गई है तो जल के क्या बना, राख बन गया। क्या हम राख से अब लकड़ी बना पाएंगे, नहीं बना सकते। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। मतलब यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रिया होना संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो भोजन को पकना, अब मान लो हमने क्या लिया, चावल लिया, दाल दाल लिया, आटा लिया, सब लेकर के भोजन को पका दिया। क्या पके हुए भोजन से हम फिर कच्ची रोटी प्राप्त करेंगे, या फिर हम उससे गेहूं प्राप्त कर लेंगे, नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बात समझ में आई। तो भोजन का पकाना भी कैसा परिवर्तन हो गया, हो गया रासायनिक परिवर्तन। और क्या हो गया, भोजन का पचना, क्या पचे हुए भोजन को हम दोबारा फिर भोजन बनाएंगे, नहीं बना सकते। या फिर दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, मान लो दूध था, दूध किस में चेंज हो गया, दही में। क्या आप दही से दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। बात समझ में आ गई। मतलब जिसमें प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होगी, मतलब जो नया उत्पाद बनेगा उस उत्पाद से हम पुराने पदार्थ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, या ऐसे परिवर्तन क्या कहलाएंगे, रासायनिक परिवर्तन कहलाएंगे। बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, एक ही स्लाइड में तीनों आपको मिल जाएंगे। आप बढ़िया से इसको फेयर में नोट करिएगा, क्या क्या मिल रहा है आपको। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, क्या अंतर है बेटा। पहला देखो, आधार क्या, नया पदार्थ। तो नया पदार्थ किस में बनता है, किस में नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। एकदम शॉर्ट में याद करना है। रासायनिक संगठन में क्या होता है, आप सभी को पता है। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन नहीं बदलता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन बदल जाता है। अगला है रासायनिक गुण। अभी आपको पता है रासायनिक गुण में क्या होगा, कि नहीं बदलता है। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक गुण नहीं बदलता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होते हैं, रासायनिक गुण बदल जाते हैं। रासायनिक गुण बदलने का मतलब, अगर रासायनिक संगठन बदला है तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है कि क्या होगा, रासायनिक संगठन बदला है तो रासायनिक गुण भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अगला क्या है, इसमें प्रतिवर्तनी। अभी हमने बताया प्रतिवर्ती क्रिया, तो प्रतिवर्ती क्रिया किसमें होती है, भौतिक में होती है, हाँ होती है। बर्फ से क्या बनेगा, देखो बर्फ पिघल के क्या बनेगा, जल बनेगा, फिर जल से हम बर्फ बना लेंगे ठंडा करके। ठीक है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ये सामान्यतः बहुत कठिन होता है। जैसे लोहे में जंग लगना, क्या लोहे में जंग लग गया, अब जंग लगे हुए लोहे से हम पुराना लोहा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते। लोहे में क्या हो गया, क्षरण हो गया। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है रासायनिक अभिक्रिया, जो कि आपके चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले जो हमने पढ़ा है ये बहुत बेसिक था, जिसको परिवर्तन के बारे में हम पढ़ करके ही हम आगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, एकदम सिंपल है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब कोई एक पदार्थ हो, चाहे एक से कोई अधिक पदार्थ हो, आपस में क्या कर दे, रिएक्शन कर जाए, अभिक्रिया कर जाए, और नया पदार्थ बन जाए। मतलब एक पदार्थ हो, वो खुद से नया पदार्थ बना दे। जैसे एक पदार्थ है, एक पदार्थ से कुछ नया, जो पहले था वो नहीं, नया कुछ बन गया। जैसे हमारे पास है, मान लीजिए क्या है,
हमारे पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर ये एक पदार्थ है, ये अगर टूट जाए, अगर ये टूट जाए मैग्नीशियम में और ऑक्सीजन में, तो आप नहीं कहोगे कि हाँ एक पदार्थ से क्या बन गया, दो पदार्थ बन गए। ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। आगे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, दो पदार्थ हैं, दोनों आपस में अभिक्रिया किए, एक नया पदार्थ बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। वही हमने बताया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ, अब नया पदार्थ एक भी बन सकता है या एक से अधिक भी बन सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। यहाँ पे जैसे आपको देखने के लिए देखा गया, ये क्या है बेटा, ये है मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। ऐसा ही होता है मैग्नीशियम, देख लीजिए मैग्नीशियम। इसको हमने यहाँ पे क्या किया है, जलाया है, ठीक है, जलाया है। तो मैग्नीशियम को जला दिया गया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये धुएं के रूप में क्या क्या निकल रहा है, उष्मा निकल रही है और प्रकाश भी निकल रहा है उसके साथ में, ये बन रहा है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे हमने क्या, अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग, कितने भाग बेटा, दो भाग। जैसे हमने एक रिएक्शन लिखा है, Mg है, Mg ऑक्सीजन के साथ में जलेगा, क्या बनाएगा, MgO बनाएगा, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलेगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब यहाँ पे समझना है कि बीच में एक एरो दिख रहा होगा, तो एरो के लेफ्ट साइड वाले भाग को, एरो के लेफ्ट साइड वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा इसको, अभिकारक, अभिकारक बोलते हैं। जबकि एरो के राइट वाले भाग को क्या बोलेंगे, उत्पाद, उत्पाद प्रोडक्ट बोलते हैं। याद हो जाएगा, अभिकारक उत्पाद, अभिकारक उत्पाद। मतलब जिस प्रक्रिया, जैसे अभी अब हम रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, चाहे वो एक पदार्थ हो, चाहे दो पदार्थ हो, या कई पदार्थ हो, जो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, उन पदार्थों को क्या कहा जाएगा, उन पदार्थों को अभिकारक कहा जाएगा, रिएक्टेंट्स कहा जाएगा, ठीक है। और अभिक्रिया में भाग लेंगे जो पदार्थ, अभिक्रिया जब हो जाएगी, अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा, अभिक्रिया होगी तभी अभिक्रिया, तभी हम कहेंगे जब नया पदार्थ बनेगा। तो जब अभिक्रिया होगी, रिएक्शन होगा, आपस में पदार्थ मिलेंगे, तो क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। तो जो नया पदार्थ बनता है, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, उस पदार्थ को उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे हमने लिया मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में जलाया, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे आपका, ये दोनों कहलाएंगे अभिकारक। यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या कहला रहे हैं, अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहला रहे हैं। जबकि जो बना नया पदार्थ क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। बताइए आपको क्लियर हो गया, रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके क्या करता है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ को बनाता है, तो इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में दो पार्ट होता है, एक होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। अभिकारक का मतलब क्या हुआ, जो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए शामिल होंगे, वो सभी पदार्थ अभिकारक कहलाएंगे। और अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा, उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे की स्लाइड में हमारे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के संकेत। अब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, इसको हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, क्या क्या लक्षण है, रंग में परिवर्तन। कैसे पता हमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अगर किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो रहा है, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रहा है, या तापमान में परिवर्तन हो रहा है, या अवक्षेप बन रहा है, या अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तब जाके हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। बात समझ में आई, 5 टॉपिक हुआ क्लियर। क्या क्या हुआ, कैसे हम, क्या क्या संकेत हैं, पहला संकेत है रंग में परिवर्तन,
अगर किसी अभिक्रिया के रंग में परिवर्तन हो रहा है, जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिख जाएगा कि हमने यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया है, ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसमें हमने क्या, जिंक की एक रॉड डाली हुई है, जिंक की एक रॉड डाली। कुछ समय के बाद जब इसमें जिंक की रॉड, जिंक क्योंकि दूसरा पदार्थ है और जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ज़्यादा रिएक्टिव या ज़्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से, कॉपर सल्फेट में से क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा, कॉपर को रिप्लेस करेगा और जिंक सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे रंग इसका कैसा दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है। अभी इसका रंग कैसा दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर में चेंजिंग हो रही है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, नीला होता है, अभी दिख रहा है नीला है। लेकिन लोहे की किल डालने पर विलयन का रंग कैसा बदल गया, लोहे जिंक की डालिए चाहे लोहे की डालिए तो रंग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ठीक है। आगे देख पा रहे हो गैस का निकलना, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है गैस निकलता है। आपका बर्नर चूल्हा जल रहा होगा, मेथेन गैस वहाँ पे जल रही है अगर आपके घर में, या एलपीजी है आपके घर में, तो वहाँ पे क्या निकलता है, गैस निकलता है। तो गैस का, इसका मतलब वहाँ पे भी क्या हो रहा है, दहन की अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, जिंक को अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाएंगे तो बनता है जिंक क्लोराइड और साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस। अभिक्रिया को पहचानना सीखिए देख करके। अगर यहाँ पे देखिए इस तरह से ऊपर का तीर लगा हुआ तो समझ जाओ गैस निकल रहा है और वो गैस ऊपर की तरफ क्योंकि जाता है तो इसलिए ऊपर का एरो बनाया जाता है, तो गैस बन रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जिंक था, जिंक इसके साथ अभिक्रिया किया HCl के साथ में, बना क्या, ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड और साथ में निकला H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसका मतलब यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। आगे क्या हमको देखना है, तापमान में परिवर्तन। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है कैसे पता चलेगा, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। कुछ अभिक्रियाओं में उष्मा निकलती है, कुछ अभिक्रियाओं में क्या होती है, उष्मा निकलती है। जैसे एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं, मान लो हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं सूखा चूना। कौन सा चूना, सूखा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम इसको पानी में डालते हैं, आप लोग घरों पे पेंट उंट करने के लिए कभी आया होगा, दीवार वाल पोतने के लिए, तो जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो उबलने लगता है, क्या होने लगता है, उबलने लगता है और बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या निकलती है, ऊर्जा, क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है। विलयन गर्म हो जाता है, कभी उसमें हाथ नहीं डालिएगा, नहीं तो हाथ में फफोले पड़ जाएंगे, ठीक है। तो सूखे चूने को हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, अभिक्रिया होती है और हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, हीट पैदा हो जाता है और बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बुझा चूना कहते हैं। साथ में और क्या निकला, गर्म हुआ तो एनर्जी निकला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है। पहले इसको चूने को आप, सूखे चूने को आप हाथ से पकड़ेंगे आपको ठंडा लगेगा, लेकिन पानी में डालते ही क्या हो जाएगा, तब आप उसमें हाथ को डाल नहीं सकते, ठीक है। ये परिवर्तन हो गया। दूसरा, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है, अभी हमने बताया था कि अगर ऊपर का तीर ऐसे लगाया जाएगा किसी अभिक्रिया के पास में, किसी कंपाउंड, किसी रसायन के पास में, तो समझ जाना है गैस बनेगा। अगर कहीं पे रिएक्शन में नीचे का एरो लगा है, इसका मतलब क्या है, नीचे का एरो का मतलब नीचे पेदी में बैठ रहा है। अभिक्रिया होने के बाद पदार्थ क्या हो रहा है, पेदी में, तली में बैठ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट या अवक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जैसे हमारे पास सोडियम सल्फेट है, हमने सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया करवाई बेरियम क्लोराइड के साथ में, तो क्या बना, बेरियम सल्फेट बन गया और साथ में सोडियम क्लोराइड। तो जो बेरियम सल्फेट है यहाँ पे बगल में आप देखोगे एरो लगा हुआ है, नीचे का एरो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तली में, पेदी में, जिस पात्र में, जिस बर्तन में हम रिएक्शन करवा रहे थे, उस रिएक्शन में, उस पात्र में क्या हुआ, बेरियम सल्फेट नीचे पेदी में क्या हो गया, बैठ गया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है, सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ, तो हम समझ लेंगे कि क्या हुआ, अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ की क्या बदल जाती है, अवस्था परिवर्तित होती दिखाई देती है। जैसे आपको हम दिखा दे रहे हैं, एक हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, हमने रिएक्शन करवा दिया, बन गया H2O। H2O बना तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, आप देख रहे हो ये भी गैस में था। हाइड्रोजन किस अवस्था में होती है, गैस अवस्था में। और ऑक्सीजन भी किस अवस्था में होती है, गैस अवस्था में। अभिक्रिया किया तो क्या बना, लिक्विड बना कि नहीं बना,
जल कैसा होता है बेटा? लिक्विड होता है, तो लिक्विड बन गया, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे हाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। आप हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। अभिक्रिया तो हमको समझ में आ गई कि कुछ क्या क्या होता है, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलेगा, रिएक्शन करेगा, नया पदार्थ बनेगा। नया पदार्थ एक भी बन सकता है, एक से अधिक भी बन सकता है, तो उसको हम बोलेंगे रासायनिक अ, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन अब ध्यान से यहाँ समझना है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया दूसरी चीज है, रासायनिक समीकरण अलग चीज है। रासायनिक समीकरण का मतलब यह हुआ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे लिखेंगे, अगर हमको कॉपी पे लिखना हुआ, क्योंकि रिएक्शन जो हो रहा है वो लैब में हो रहा है या किसी बर्तन में, किसी पात्र में, किसी पदार्थों के द्वारा हो रहा है, उसको हमको कॉपी पे अगर लिख करके हमको व्यक्त करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको किसी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे, उसी को हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, इसके पहले जितना भी आप पढ़े रासायनिक संकेतों और सूत्रों की सहायता से संक्षेप माने छोटे में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखो शब्द समीकरण है, शब्द समीकरण मतलब बड़े में, जैसे हमने क्या कहा कि हमने लिया मैग्नीशियम, पूरा लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इतना लंबा चौड़ा बना कि नहीं बना? इसी को हमको किस रूप में लिखना है? संकेतों और सूत्रों के रूप में। तो हमको पता है मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? Mg होता है, मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाया हमने, संकेत लगाया। ठीक है, और क्या लगाया? O2, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2, इतने शॉर्ट में। फिर हमने एरो लगाया, एरो भी एक संकेत है कि हाँ प्रदर्शित कर रहा है कि इधर अभिकारक था, क्या क्या मिलाया गया, क्या बनेगा। आगे जो बना वो क्या बना? MgO। हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बढ़ा के नहीं लिखा, क्या लिखा? MgO। तो हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया, संक्षिप्त अवस्था में लिख दिया। यही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान यहाँ पे देना है, रासायनिक समीकरण दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है असंतुलित, असंतुलित आगे इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, असंतुलित। दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि संतुलित असंतुलित के पहले आप देख रहे हैं कि हमने लिया मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, हमने सीधा ऐसे लिख दिया संकेतों के रूप में। लेकिन आगे आगे लेकिन यह समीकरण कैसा? अभी असंतुलित है। अब हमको कैसे पता संतुलित है कि असंतुलित है? आगे हम संतुलित करना भी सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे समझते हैं क्या होता है कि ये जो एरो है, एरो, एरो के बाईं तरफ और दाईं तरफ, बाईं तरफ वाले को क्या बोल रहे हैं? अभिकारक, और दाईं तरफ वाले को क्या बोल रहे हैं? उत्पाद बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमको ये समझना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने 9 में भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ने वाले हैं, कि अभिकारक में जो तत्व जितनी मात्रा में उपस्थित है, उत्पाद में भी उतनी ही मात्रा में उपस्थित होगा। बात समझ में आ गई? अभिकारक, अभिकारक में जो तत्व या किसी भी तत्व के जितने परमाणु पाए जाएंगे अभिकारक में, जितना द्रव्यमान उनका अभिकारक में होगा, उत्पाद में भी उतना ही द्रव्यमान होगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैग्नीशियम है, यहाँ पे आगे 2 लगा है, इसका मतलब मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? 2 है। मैग्नीशियम कितना है? 2 है। एरो के इस तरफ मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गया। लेकिन इस रिएक्शन में आप देखोगे कि एरो के इस तरफ मैग्नीशियम 1 था, एरो के उस तरफ भी 1 मैग्नीशियम है, लेकिन एरो के बाईं तरफ में ऑक्सीजन की संख्या 2 है। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। लेकिन अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बना उसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? इधर भी 2 था ऑक्सीजन, तो इधर भी 2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको इसलिए बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम यहाँ पे संतुलित रूप दिया गया है कि 2 MgO। यहाँ पे देखो 2 मैग्नीशियम इधर है और 2 मैग्नीशियम उत्पाद में भी है। ऑक्सीजन इधर 2 है, यहाँ पे 2 एका में 2, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या है? 1 है, तो 2 का गुणा 1 में होगा, 2 एका में 2, तो ऑक्सीजन इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। इसका मतलब अभी रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, चलिए, तो रासायनिक समीकरण के भाग कितने भाग होते हैं भाई? अभिकारक होता है पहला चीज, अभी हमने पहले ही बता दिया था। रासायनिक समीकरण के या रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थों में परिवर्तन होता है, बदलाव आता है,
या जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। जैसे इस रिएक्शन में देखो, एरो के बाईं तरफ वाले को क्या क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। और जो उत्पाद बना क्या बना, H2O। H2O को हम क्या बोल रहे हैं, उत्पाद। जो नया पदार्थ बना वो क्या बना, H2O, ठीक है। और अगर कहीं पे इस तरह से तीर लगा है तो ये तीर बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। जैसे अगर इस तरफ से लगा हुआ है कोई एरो, इस तरफ का एरो है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड। इसका डायरेक्शन कैसा है, फॉरवर्ड है। या हम इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोला जाता है अग्र, अग्र अभिक्रिया, आगे की तरफ हो रही है। अगर कहीं पे इस तरह से एरो लगा है तो इसको बोलते हैं पश्च अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, पश्च अभिक्रिया, या अंग्रेजी में बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन। समझ में आ गया। तो अगर आगे का तीर लगा है इस तरह तो हम इसको बोलेंगे फॉरवर्ड, अग्र अभिक्रिया। अगर बैक का तीर लगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड। दूसरा यहाँ पे देख रहे हो दो लिखा है, दो यहाँ पे देखो अभिक्रिया में दो लिखा गया था। आगे अगर दो लिखा गया, किसी भी अणु के, परमाणु के, यौगिक के आगे अगर दो लिखा है, कोई भी संख्या लिखी हुई है, वो संख्या गुणांक कहलाती है। मतलब उसका गुणा आगे वाले में सभी में होता है। जैसे यहाँ पे लिखे हो तो सभी में क्या होगा, ये यहाँ जैसे हमने दो यहाँ लिखा तो दो का गुणा इस दो में होगा, दो दूनी चार, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, चार है। इसका गुणा यहाँ भी होगा, देखो आगे यहाँ भी गुणांक लगा है, दो क्या करेगा, दो से गुणा करेगा, दो दूनी चार हो गया, हाइड्रोजन की संख्या चार हो गई। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के पास कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एक है, तो ये गुणांक दो का एक में गुणा होगा, दो एका में दो, तो ऑक्सीजन कितना है, दो है। ये चीज यहाँ पे प्रदर्शित होता है। बात समझ में आ गई। जो आगे संख्या लगी है क्या है, ये गुणांक है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब क्या दिया है, और यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख रहे हो इस तरह से तीर एरो दिया है। ये अभी बताया था हमने, अगर ऊपर की तरफ ऐसे एरो बना है तो इसका मतलब गैस निकलने को दर्शाया जा रहा है। अगर नीचे का एरो बना है इसका मतलब वो छेप बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, बर्तन की पेदी में वो पदार्थ स्टोर हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। अभी ये समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम आपके नेक्स्ट क्लास में लेकर आते हैं। तब तक हम क्या करते हैं, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप हमसे जुड़िए नए क्लास में, दूसरे लेक्चर में, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मन लगा के फेयर कंप्लीट करिए और एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज करिए। जय हिंद, जय भारत।